ये कहानी 1972 के वक्त में जहां दो बच्चे खेल रहे हैं, तभी इनकी मार्बल बॉल इनके हाथ से गिरकर नीचे दूसरे फ्लैट में पहुंच जाती है। जब वो बच्चे फ्लैट के अंदर जाकर जैसे ही मार्बल बॉल उठाते हैं तो सफेद कपड़े पहने एक औरत चेयर से गिर जाती है। असल में वो काफी देर पहले ही मर चुकी थी। इस सब के 4 साल बाद इसी बूढ़ी औरत वाले फ्लैट में एक फैमिली शिफ्ट हुई है, जिन्होंने ये फ्लैट बैंक से लोन लेकर लिया है। बैंक का लोन उतारने के लिए दोनों हस्बैंड वाइफ तो काम पे चले जाते थे और इनके पीछे घर पे रह जाती थी एम्पायर, जो इस कपल की बड़ी बेटी है, जिसने घर पे रहकर अपने छोटे भाई रेफल और अपने दादाजी का ख्याल रखना होता था। अभी वो अपने भाई को कपड़े चेंज करवा ही रही थी तो अचानक उनके पास बैठे दादाजी गायब हो जाते हैं। घबराहट में वो अपने भाई को छोड़कर अपने दादाजी को ढूंढने में लग जाती है। दादाजी इस टाइम वॉशरूम में थे। उन्हें देखते हुए एम्पायरो भी वॉशरूम के अंदर चली जाती है और अचानक वॉशरूम के सारे खिड़कियां दरवाजे बंद हो जाते हैं। वो जोर जोर से चिल्लाकर अपने मॉम डैड को बुलाती है। उसके मॉम डैड दरवाजा खोलकर उसको बाहर निकाल लेते हैं और फिर रेफल के रूम में जाते हैं, जहां वो खिड़की से लटका हुआ था। अगर रेफल गिर जाता तो यकीनन ना बचता। उसके डैड अपनी वाइफ को खामोश कराते हुए जल्दी से जाकर रेफल को पकड़कर कमरे में ले आते हैं और फिर एम्पायरो को डांटना शुरू कर देते हैं। एम्पायरो उन्हें बताती है कि यहाँ दादाजी अजीब तरीके से गायब हो गए थे। फिर अचानक वॉशरूम के दरवाजे बंद हो गए और जब मैंने नीचे से देखा तो मुझे नीचे एक शैतानी पाँव नजर आया। एम्पायरो के मॉम डैड उसकी कोई बकवास नहीं सुनते और उसे ही डांट कर यहाँ से चले जाते हैं। सीन कट होकर हमें एम्पायरो के दूसरे भाई को दिखाया जाता है, जिससे अपनी रूम की खिड़की पर दूसरी बिल्डिंग से अटैच रेलिंग पे एक लेटर मिला है। इस लेटर पे एक लड़की का नाम लिखा था। एम्पायरो के भाई को लगता है कि शायद ये लड़की उससे दोस्ती करना चाहती है। वो भी अपना नाम लिखकर उस रेलिंग पे लगाकर दूसरी बिल्डिंग तक पहुंचाता है और काफी देर उस लड़की के वेट में खड़ा रहता है जो ये लेटर लेगी। थक कर जैसे ही वो साइड पे होता है तो उसे दोबारा रेलिंग से आवाज आने लगती है। जब वो देखता है तो उस जगह एक और लेटर पड़ा था, जबकि दूसरी तरफ रेफल अपने कमरे में ड्राइंग कर रहा था। और इस मर्तबा दोबारा एम्पायरो के दादाजी घर से चले जाते हैं। अपने दादाजी को ढूंढने जाने से पहले वो रेफल को ये कह के गई थी कि यहाँ से हिलना मत, लेकिन उसके यहाँ से जाते ही रेफल को एक मार्बल बॉल की आवाज आती है जो उसके रूम के बिल्कुल करीब पड़ा था। रेफल जैसे ही इस मार्बल बॉल को उठाता है तो उसे अपने दूसरे कमरे से टीवी चलने की आवाज आती है। टीवी पे एक बूढ़ी कार्टून उसे अपने पास बुला रही थी। रेफल बेचारे को कुछ समझ नहीं आता। तो जैसे ही टीवी के करीब जाता है तो टीवी के अंदर से एक भूतिया हाथ निकलकर उसे टीवी के अंदर कर लेता है। यहाँ दिखाया जाता है कि एम्पायरो को रोड पे घूमते हुए अपने दादाजी भी मिल जाते हैं, जिन्हें वो लेकर जब घर आ रही होती है तो उसके दादाजी कहते हैं, नहीं मैं वहाँ नहीं जाऊंगा, वहाँ जो औरत है वो हम सबको मार डालेगी। एम्पायरो जबरदस्ती उन्हें लेकर घर आ जाती है, लेकिन घर आने पर उन्हें अब रेफल कहीं नहीं मिल रहा था। घबरा कर ये लोग पुलिस में भी रिपोर्ट करवा देते हैं, जिसके बाद एम्पायरो के मॉम डैड भी रेफल को ढूंढने के लिए बाहर निकल चुके थे। अब एम्पायरो ही घर पे अकेली थी और तभी उसे एक फोन की आवाज आती है। एम्पायरो जब फोन उठाती है तो फोन पे दूसरी तरफ रेफल था। वो रेफल से पूछती है तुम कहाँ हो, लेकिन खुद भी नहीं जानता था कि आखिर वो कहाँ है। फोन पे बात करते हुए ही एम्पायरो को रेफल की आवाज पास के ही एक फ्लैट से आती है। वो फोन छोड़कर जल्दी से उस फ्लैट के पास जाकर उसे जोर जोर से खड़काना शुरू कर देती है और ऊपर से इसी बिल्डिंग में रहने वाला एक दूसरा आदमी आकर एम्पायरो को बताता है कि ये फ्लैट सालों से नहीं खुला। एम्पायरो के मॉम डैड और उसका भाई भी यहाँ आ चुके थे। वो इन सबको बताती है कि मुझे रेफल की आवाज यहाँ से आ रही है। ये लोग इस फ्लैट का लॉक खोलकर इसके अंदर चले जाते हैं। रेफल को ढूंढते ढूंढते एम्पायरो इस फ्लैट के एक कमरे में आई, जहाँ उसे पर्दे के पीछे एक छोटे बच्चे का साया नजर आया। जैसे जैसे वो उस साये के करीब जाती रही वो साया बड़ा हो गया। एम्पायरो जैसे ही पर्दा हटाती है तो वहाँ एक चुड़ैल खड़ी थी। वो उसे देखते ही डर चुकी थी। उसके लंबे लंबे बाल, वो जोर जोर से चीखें मार रही थी। एम्पायरो की फैमिली उसे यहाँ आकर खामोश करवाने की कोशिश करती है और उसके डैड जब खिड़की के पीछे देखते हैं तो वहाँ कोई भी नहीं था। खैर अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि एम्पायरो की मॉम अपने काम पे थी और यहाँ उस शॉप पे कस्टमर के तौर पे एक पैरालाइज्ड औरत आती है, जो एम्पायरो की मॉम को देखकर सीटी बजाने लग गई थी। एम्पायरो की मॉम को जरा अजीब लगता है। वो पास जाकर उस औरत से बात करने की कोशिश करती है और तभी यहाँ उस औरत की मॉम भी आ जाती है, जो उसे बताती है कि मेरी बेटी बोल नहीं सकती। ये पैरालाइज्ड औरत अपनी मॉम को कुछ समझाती है। वो असल में एम्पायरो के घर में होने वाली सारी चीज एम्पायरो की मॉम को देखकर जान चुकी थी, इसीलिए इस पैरालाइज्ड औरत की मॉम एम्पायरो की मॉम को
एक कार्ड देती है और कहती है इसे तुम हमेशा अपने पास रखना, ये तुम्हारी मदद करेगा। दूसरी तरफ घर में आज दोबारा एम्पायरों के बड़े भाई के पास दूसरी बिल्डिंग से एक लेटर आया है। वो दूसरी बिल्डिंग की खिड़की को देखता है, वहाँ तो कोई भी नहीं था। वो फैसला करता है कि वो सामने वाली बिल्डिंग में जाकर चेक करेगा कि आखिर कौन उसे ये लेटर्स लिख रहा है। ये लड़का जैसे ही दूसरी बिल्डिंग में जाता है तो कोई लड़की उसे पीछे से गले लगा लेती है। लड़की के हाथ में कैंडल थी और सामने एक शीशा लगा हुआ था। ये लड़का जब शीशे में इस लड़की को देखने की कोशिश करता है तो उसे पता चलता है कि इस लड़की के पाँव मुड़े हुए हैं। उसी वक्त पे ये चुड़ैल इस लड़के को मारने की कोशिश करती है, पर ये लड़का बड़ी ही होशियारी दिखाते हुए इस चुड़ैल को उठाकर दूर फेंकता है और यहाँ से भागते हुए अपनी जान बचाकर निकल आता है। यही इन पैरों को भी घर पर अब पेट में दर्द हो रहा था। तो जब अपना पेट चेक करती है तो उसके पेट पे बहुत सारे निशान थे। वो इन निशानों को ज्यादा बॉदर नहीं करती, उसे लगता है कि ये एलर्जी है। वो अब कुछ सब्जियां लेकर आई थी जिसे वो जब किचन में रखने जाती है तो किचन के दरवाजे में से देखती है कि कोई अजीब सी क्रिएचर उनके किचन में कुछ बना रही है। वो जल्दी से दरवाजा खोलती है तो उसे पता चलता है कि ये तो उसके दादा है। अंदर जाकर जब वो अपने दादाजी से बात करती है तो उसके दादा अब उसके छोटे भाई यानी रैफल की आवाज में उससे बात कर रहे थे। इसी टाइम पर दोबारा फोन रिंग करता है। एम्पायरो जब दोबारा फोन उठाती है तो उसे रैफल की आवाज आ रही थी। पहले की तरह ही रैफल से बात करते हुए उसे रैफल की आवाज पास के एक फ्लैट से आ रही थी। वो फोन को ऐसे ही छोड़कर जल्दी से उस फ्लैट का दरवाजा खोलती है और फाइनली उनका भाई उसे उसी फ्लैट में मिल चुका था। इस अजीब वाकये से अब पूरे घर वाले डर चुके थे। रैफल और एम्पायर की मॉम अपने हस्बैंड से कहती है बस अब और हम यहाँ नहीं रहेंगे, हम इस घर को छोड़कर कहीं और चले जाएंगे। पर ये आदमी कहता है नहीं, हमने इस घर को खरीदने के लिए बहुत सा बैंक लोन लिया है, हम इसे नहीं छोड़ सकते। रात हो गई थी। एम्पायर जैसे ही अपने कमरे के अंदर कदम रखती है तो उसी सेकंड उसके कमरे के सारे खिड़की दरवाजे एकदम से बंद हो जाते हैं। यहाँ तक कि लाइट भी उसके कमरे की चली गई थी। वो जोर जोर से चिल्लाती है। उसके मॉम डैड जैसे ही इस कमरे में आते हैं तो उन्हें नजर आता है एक बहुत बड़ा खौफनाक भूत का हाथ जो एम्पायरों की तरफ बढ़ा था। उसके डैड एम्पायरों को बचाकर पीछे कर लेते हैं और ये देखने के बाद इन लोगों को फाइनली यकीन आ चुका था कि उनके घर में कोई आत्मा यानी कोई भूत रहता है। अब तो ये लोग इस घर में बिल्कुल नहीं रहने वाले थे। रैफल और एम्पायरों के डैड इन सब को लेकर एक होटल में चले जाते हैं और पूरी रात ये लोग ये दुआएं करते हुए गुजार देते हैं कि वो इस आत्मा से बच जाएं जो उनके घर रह रही है। अगले दिन एम्पायरों के मॉम डैड को बैंक वाले बुलाकर ये बताते हैं कि आपको जल्द से जल्द बैंक का लोन वापस करना होगा। पैसों का इंतजाम करने के लिए एम्पायरों के डैड अपने फ्रेंड्स को कॉल करते हैं, लेकिन कहीं से पैसों का इंतजाम नहीं हो पाता। वो पिछले 2 दिन से ऑफिस में नहीं गए थे, इसीलिए उनको जॉब से भी निकाल दिया गया था। थक हार कर अब एम्पायरों की मॉम उस पैरालाइज्ड लेडी के घर जाती है जिसकी मॉम ने उसे एक कार्ड दिया था। वो अपने घर में होने वाली सभी चीजों के बारे में उनको बताती है, जिस पर ये लेडीज कहती है कि हमें तुम्हारे घर होने वाली हर चीज के बारे में पहले ही पता था। वो अब उनके घर को देखने के लिए उनके साथ यहाँ आई थी, जबकि अब एम्पायरो भी उनके घर में रहने वाले पिछले लोगों से मिलने के लिए गई थी। ये औरत बताती है कि जब हम लोग उस घर में रहते थे तो मेरी एक पूरी फैमिली थी, मेरा बेटा, मेरे हस्बैंड, पर हमें नहीं पता था कि मेरा बेटा एक ट्रांसजेंडर है। उसे लड़का होने के बावजूद लड़की बनने का शौक था। इसी के गुस्से में उसके डैड हमेशा उस लड़की को बेसमेंट में बंद करके रखते थे, लेकिन वक्त गुजरा, उस लड़के की आदतें बदली नहीं। वो बिल्कुल औरतों की तरह बिहेव करने लगा। उसके बेटे को माँ बनने का शौक हो गया और इसी वजह से वो उस लड़के को वहीं बंद करके यहाँ आ गई और वो लड़का वहीं तड़प तड़प कर मर गया और तब से उसी की रूह वहाँ पर भटक रही है। यहाँ रिवील होता है कि वो अपनी माँ बनने की ख्वाहिश पूरा करने के लिए एम्पायरों के भाई को बार बार लेटर्स लेकर अपने पास बुलाती थी और उसने 2 मरतबा मौका पाने के बावजूद भी एम्पायरों को इसलिए नहीं मारा क्योंकि एम्पायरों प्रेग्नेंट थी। एम्पायरो ये सब कुछ जानने के बाद फौरन घर आती है जहाँ उसकी मॉम उस पैरालाइज्ड लेडी को लेकर आई हुई थी। वो आत्मा इस पैरालाइज्ड लेडी के जिस्म के ऊपर कब्जा कर लेती है और इन सबको मारने के लिए इनके ऊपर हमला करती है और तभी एम्पायरो एक कांच का टुकड़ा लेके उसको धमकी देती है कि अगर तुमने हम सबको नहीं छोड़ा तो मैं इस बच्चे को मार दूंगी। ये सुनकर वो आत्मा थोड़ी रिलैक्स होती है और एम्पायरो दोबारा उससे कहती है कि अगर तुम हम सबको छोड़कर यहाँ से नहीं गई तो मैं इस बच्चे को मार दूंगी। मुझे पता है कि तुम ये बच्चा लेना चाहती हो। ये भूत या आत्मा अब इमोशनल हो चुकी थी। तब मौका पाते ही एम्पायरो के डैड उसके ऊपर चढ़ते हुए उसे लेकर खिड़की से नीचे कूद जाते हैं, जिससे उनकी खुद मौत हो जाती है और भूत फिर भी नहीं मरता। जिनके मरने के बाद उनके लाइफ इंश्योरेंस के सारे पैसे उनकी वाइफ
यानी एम्पायरों की मोम को मिलते हैं। उन पैसों से वो इस घर का बैंक का लोन पे करने के बाद अपनी फैमिली के साथ इस घर को छोड़कर यहाँ से चली जाती है, जबकि वो आत्मा, वो भूत अभी भी उसी घर के उसी कमरे में अभी तक बंद है, जिसको दिखाते हुए ये कहानी यही खत्म हो जाती है।